इस टॉपिक के पहले के हर एक टॉपिक से हमने एक एग्जांपल यूज किया है कि अगर 100 रुपीज कोई एक पर्सन किसी एक बैंक में डिपॉजिट करता है 3 इयर्स के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे मिलता है 10% पर एनम का, तो 3 साल बाद उसे अमाउंट क्या मिलेगा। इस एग्जाम्पल को हमने इतनी बार यूज किया है कि अब तो इसका आंसर भी आप सभी को लर्न हो गया होगा। 3 साल बाद अमाउंट क्या मिलेगा, इसे कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट कंपाउंड के अकॉर्डिंगली गिवन है। तो 100 1 + 10/100 के अकॉर्डिंगली रेज़ टू पावर 3 के अकॉर्डिंगली आप कह सकते हैं मिलेगा 133.1। इसकी मीनिंग को समझते हैं। इसकी मीनिंग यह है कि अगर एक कोई पर्सन 100 रुपीज किसी एक बैंक में डिपॉजिट करता है 3 इयर्स के लिए, वह 3 इयर्स तक बैंक नहीं जाता, तो 3 साल बाद उसे बैंक 133.1 रुपीज दे देगी। एक बार फिर समझें, 100 रुपीज जिस पर्सन ने बैंक में डिपॉजिट किया, 3 इयर्स तक बैंक नहीं गया और ना ही 3 इयर्स तक अगला उसने कोई ट्रांजैक्शन किया, 3 साल बाद 133.1 रुपीज बैंक उस कंडीशन में दे रही है। लेकिन जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए कि अगर वह पर्सन एवरी ईयर 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया होता, क्या तब भी 3 साल बाद बैंक उसे 133.1 रुपीज ही देती? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि एवरी ईयर 100 के रेट से 300 रुपीज का तो इसका प्रिंसिपल ही हो जाता और बैंक उस पर कुछ इंटरेस्ट भी देती। तो नो डाउट वो फिगर तो उस 300 रुपीज से बड़ा ही होता, लेकिन एग्जैक्ट वह फिगर कितना होता ये हमें इस फार्मूले से पता नहीं चलेगा, क्योंकि यह फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करके अमाउंट फाइंड करने का, और वह भी तब जब सिंगल टाइम ट्रांजैक्शन होता है। हम अब एक ऐसा फार्मूला सर्च करना चाहते हैं, हम एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसमें एवरी ईयर का ट्रांजैक्शन होने वाला है। जब हम एवरी ईयर का ट्रांजैक्शन किसी भी एक टॉपिक में पढ़ते हैं तो उस टॉपिक को एन्युटी कहा जाता है। उस टॉपिक को एन्युटी कहा जाता है क्योंकि एन्युटी के डेफिनेशन में भी यही कहा गया है, इन एन एन्युटी पेमेंट या ट्रांजैक्शन मस्ट बी एनुअल एंड इक्वल। इन एन एन्युटी पेमेंट या ट्रांजैक्शन मस्ट बी एनुअल एंड इक्वल। आप कोई भी पेमेंट ले लें, 1000 हो, 5000 हो, 500 हो, जो आप चाहें, वह फिगर इक्वल होना चाहिए और एनुअल होना चाहिए। ऐसे किसी भी ट्रांजैक्शन को हम एन्युटी मान लेते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लें 3 डिपार्टमेंट्स हैं एबीसी, और इन तीनों डिपार्टमेंट्स को फर्स्ट 5 इयर्स में पेमेंट इस तरह से दिया गया। ए डिपार्टमेंट का फर्स्ट ईयर का पेमेंट है 5000 रुपीज, सेकेंड ईयर का पेमेंट 5000 रुपीज, थर्ड ईयर का पेमेंट 5000 रुपीज, फोर्थ ईयर कोई पेमेंट नहीं दिया गया 5000, फिफ्थ ईयर का पेमेंट। बी डिपार्टमेंट का पेमेंट फर्स्ट ईयर 5000, सेकेंड ईयर 6000, थर्ड ईयर 7000, फोर्थ ईयर 5000 और फिफ्थ ईयर 8000। सी डिपार्टमेंट का पेमेंट दिया गया फर्स्ट ईयर 5000, सेकेंड ईयर 5000, थर्ड ईयर 5000, फोर्थ ईयर 5000, फिफ्थ ईयर 5000। अगर आपसे यह पूछा जाए कि किस डिपार्टमेंट का पेमेंट एन्युटी के अकॉर्डिंगली हुआ है, तो इसे चेक करने का तरीका क्या है वो सुनते हैं। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि एन्युटी की डेफिनेशन क्या है, और उसी के अकॉर्डिंगली चेक करेंगे कि एबीसी में से किस डिपार्टमेंट का पेमेंट एन्युटी के अकॉर्डिंगली हुआ है। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में तो यह कहा गया कि इन एन एन्युटी पेमेंट या ट्रांजैक्शन मस्ट बी एनुअल एंड इक्वल। अब अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम ए डिपार्टमेंट का पेमेंट चेक करें तो ए डिपार्टमेंट में ये 5000 का फिगर एनुअल तो है, सॉरी 5000 का पेमेंट इक्वल तो है लेकिन एनुअल नहीं है। 5000 का फिगर चेंज नहीं हुआ, इक्वल है, लेकिन एवरी ईयर नहीं है, मीनिंग एनुअल नहीं है। क्यों? क्योंकि फोर्थ ईयर का कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है। तो इसलिए ए डिपार्टमेंट का पेमेंट आप एन्युटी के अकॉर्डिंगली नहीं मानेंगे। अगर हम बी डिपार्टमेंट के पेमेंट की बात करें तो बी डिपार्टमेंट के पेमेंट में एनुअल तो है लेकिन इक्वल नहीं है। एवरी ईयर पेमेंट दिया तो गया है
लेकिन वह इक्वल अमाउंट का नहीं दिया गया, इसलिए बी डिपार्टमेंट का पेमेंट भी एनुटी के अकॉर्डिंगली नहीं है। लेकिन अगर हम सी डिपार्टमेंट की बात करें तो सी डिपार्टमेंट में एनुअल भी है और इक्वल भी है। 5,000 रुपीज का ही फिगर है और एवरी ईयर दिया गया है, इसलिए सी डिपार्टमेंट का पेमेंट आप एनुटी के अकॉर्डिंगली मान लें। ये सुनते ही किसी एक पर्सन ने कहा कि क्या फर्क पड़ता है, मान लो ए डिपार्टमेंट में से कोई एक पर्सन कहता है कि चलो भाई हमने मान लिया हमने एनुटी के अकॉर्डिंगली नहीं दिया, लेकिन जो 5th ईयर का पेमेंट है वो हमने कर दिया 10,000। लो भाई अब तो एनुटी मान लो। उसने कहा कि 4th ईयर में हमने नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ता है, 5th ईयर में 5,000 बढ़ाकर तो दे दिया, एडजस्ट कर लो 4th ईयर में। नहीं, तब भी एनुटी नहीं होगा। क्यों नहीं एनुटी होगा? क्योंकि एनुटी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम ग्रैंड टोटल को यूज नहीं कर रहे हैं। हम क्या यूज कर रहे हैं? वह फिगर एनुअल होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस हैं, ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं। ये मीनिंग नहीं है कि ये भी 25,000 हो गया, ये भी 25,000 हो गया तो चलो भाई एनुटी मान लेते हैं दोनों को। नहीं, अभी भी सी को ही एनुटी हम मानेंगे, ए का पेमेंट एनुटी भी एनुटी के अकॉर्डिंगली नहीं। तो ये ध्यान रहे, एनुटी वर्ड यूज होते ही आप तुरंत ये चेक कर लें कि क्या इसमें पेमेंट या ट्रांजैक्शन एनुअल और इक्वल है। क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई एक नहीं है तो वह पेमेंट एनुटी के अकॉर्डिंगली नहीं माना जाता। हम क्या जानना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि एवरी ईयर अगर कहीं भी पेमेंट हो रहा है तो एट द एंड ऑफ द ईयर जितने ईयर्स तक आप पेमेंट देते हैं उस ईयर के बाद अमाउंट क्या मिलेगा हमें। जैसे 100 रुपीज डिपॉजिट आप कर रहे थे 3 ईयर्स के लिए, तो 3 साल बाद जानना चाहते थे अमाउंट क्या मिलेगा हमें। बिल्कुल ठीक बात है, फार्मूला आपके पास है, यूज किया, आंसर आ गया। लेकिन अगर 100 रुपीज हम एवरी ईयर बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं 3 ईयर्स के लिए, रेट यही है, तो 3 साल बाद हमें क्या मिलेगा, हमें ये जानना चाहते हैं। और इसका फार्मूला अभी हमारे पास नहीं है, हम यही जानना चाहते हैं। लेकिन फार्मूले को हम बाद में देखेंगे, उससे पहले एक स्टेटमेंट आपको बता दिया जाएगा, फार्मूला हम तब देखेंगे। 1,000 या 100 या कोई एक अमाउंट एवरी ईयर और इक्वल, जो एनुटी के डेफिनेशन है। आप एज्यूम करें 1,000 रुपीज आप 5 ईयर्स के लिए दे रहे हैं, 1,000 रुपीज एवरी ईयर 5 ईयर्स के लिए। जरा समझें इस बात को कि एवरी ईयर की अगर बात हो रही है तो क्या एवरी ईयर हम दो तरह से नहीं दे सकते हैं? ये एक एक साल है, ध्यान से समझें, ये पूरा एक एक साल है। तो एक तो तरीका एवरी ईयर देने का यह है कि एट द एंड ऑफ ईच ईयर हम दे दें, एट द एंड ऑफ ईच ईयर। दूसरा तरीका क्या है? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर दे दें। इसकी मीनिंग जिस एवरी ईयर की हम बात कर रहे हैं वह दो तरह से दिया जा सकता है, एक एट द एंड ऑफ ईच ईयर और दूसरा एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। क्या डिफरेंस है दोनों में, जरा समझें। एट द एंड ऑफ ईच ईयर के केस में हमें उस साल का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर है, हमने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट ईयर के 100 रुपीज या 1,000 रुपीज डिपॉजिट किया, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट भी तो हमें मिला। लेकिन अगर हम फर्स्ट ईयर के एंड में डिपॉजिट करेंगे, क्या तब भी पहले साल का इंटरेस्ट हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसकी मीनिंग जिस एवरी ईयर की हम एनुटी में बात कर रहे हैं वह दो तरह से डिफाइन हो सकता है, एक जब पेमेंट या ट्रांजैक्शन एट द एंड ऑफ ईच ईयर हो, दूसरा जब पेमेंट या ट्रांजैक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर हो। तो इन दोनों तरह से हम देख लेते हैं कैलकुलेशन कैसे होना चाहिए। लेकिन हम जानना क्या चाहते हैं, एनुटी के पहले टाइप्स लिख दिए जाएं कि एनुटी के कितने टाइप्स होते हैं, तब हम ये जानना चाहेंगे कि इसमें हम कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट पेमेंट या ट्रांजैक्शन एट द एंड ऑफ ईच ईयर, और दूसरा पेमेंट और ट्रांजैक्शन at the beginning of each year. At the beginning of each year.
या स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, ये भी स्टेटमेंट यूज कर लिया जाता है। अब क्योंकि एनुटी के 2 टाइप्स हो गए, तो हमें एनुटी के जो भी फॉर्मूलेज बनाने होंगे, यूज करने होंगे, वह इन दोनों में यूज करने होंगे। एक जब पेमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर हो, दूसरा पेमेंट जब एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर हो। अच्छा, थोड़ी देर के लिए यह समझ लें कि मान लें किसी ने कहा कि 1000 रुपीज एवरी ईयर, उसने कुछ कंडीशन कहा ही नहीं, तो हम क्या माने, एंड या बिगिनिंग? अगर किसी क्वेश्चन में कोई कंडीशन ना दी जाए और केवल एंड ही कह दिया, सॉरी एवरी ईयर कह दिया जाए, तो भी हम एनुटी रेगुलर ही मानते हैं, हम एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही मानेंगे। ये ध्यान रहे, एक बार फिर क्लियर कर लें। अगर पेमेंट या ट्रांजैक्शन एट द एंड ऑफ ईच ईयर है, तो हम इस टॉपिक को कहेंगे एनुटी रेगुलर। पहले आपको ये बता दिया जाए, फिर आगे। और जब पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर हो, जिसे हम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे भी कहते हैं, इसे हम कहते हैं एनुटी ड्यू। तो अब मैंने ये कहा कि अगर किसी क्वेश्चन में केवल ये कहा जाए ₹100 या ₹1000 एवरी ईयर, कुछ नहीं कहा गया, एट द बिगिनिंग भी नहीं, एंड में नहीं, तो हम क्या मान लें? अगर किसी क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन है, तो हम उसे एनुटी रेगुलर ही मानते हैं, मीनिंग एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही मानेंगे। चलिए जी, आगे देखते हैं। पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। एग्जाम्पल पहले देखें। मान लें 100 रुपीज कोई एक पर्सन किसी एक बैंक में डिपॉजिट करता है एवरी ईयर फॉर 3 ईयर्स के लिए। 100 रुपीज एवरी ईयर 3 ईयर्स के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली। ये जो एवरी ईयर वह डिपॉजिट कर रहा है, वह डिपॉजिट कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर। क्या है इसकी मीनिंग, एक्सप्लेनेशन सीखते हैं। फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में उसने कोई पेमेंट नहीं दिया, एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही यूज हुआ है। फर्स्ट ईयर के एंड में उसने 100 रुपीज दे दिया, डिपॉजिट किया। अब जो फर्स्ट ईयर के एंड में उसने डिपॉजिट किया है, वही तो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में मान लिया जाएगा। सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में 100 रुपीज हो गया, 100 रुपीज का 10% का इंटरेस्ट लग गया, मीनिंग 10 रुपीज का। ये 10 रुपीज 100 रुपीज में ऐड हो गए, हो गया 110। लेकिन सेकेंड ईयर का दूसरे साल का प्रीमियम भी तो आ गया 100 रुपीज का, तो अब ये फिगर कितना हो गया, 210। अब जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट चार्ज होगा, वह 210 रुपीज पर चार्ज होगा। थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वह 210 पर, और 210 का 10% इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जो वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी 21 रुपीज का। और ये 21 रुपीज अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो 231 बना, और प्लस 100 रुपीज का थर्ड ईयर का प्रीमियम आ गया। ये क्या बन गया, 331, क्योंकि एवरी ईयर तो प्रीमियम आना ही है, ये 3 ईयर्स एवरी ईयर प्रीमियम। तो मीनिंग ये, अगर 100 रुपीज एवरी ईयर कोई एक पर्सन डिपॉजिट करता है 3 ईयर्स के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, तो उसे 3 साल बाद 331 रुपीज मिल जाएगा। लेकिन ये उस केस में मिलेगा जब वह एट द एंड ऑफ ईच ईयर डिपॉजिट करता है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर वह 100 रुपीज बिगिनिंग में ही डिपॉजिट करता, 100 रुपीज एवरी ईयर बिगिनिंग में ही डिपॉजिट करता, क्या तब भी उसे 331 ही मिलेगा? नहीं, ये तो हम श्योर हैं कि इससे ज्यादा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर एक साल का इंटरेस्ट भी तो उसमें ऐड हो जाएगा। यहां क्या था, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में पहले साल का कोई इंटरेस्ट नहीं मिला, लेकिन अब जब बिगिनिंग होगा तो उस साल का इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा, तो कुछ तो अधिक मिलेगा, लेकिन कितना अधिक मिलेगा ये हमें पता नहीं है। तो चलिए एक एक्सप्लेनेशन से सीख लेते हैं, देख लेते हैं कि कितना मिलना चाहिए, तब आगे कुछ और सोचते हैं। 100 रुपीज एवरी ईयर, 100 रुपीज पर एनम 3 ईयर्स के लिए,
रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। लेकिन इसमें जो पेमेंट जा रहा है वह एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। जिससे हम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे भी कर सकते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में ही 100 रुपीज पेमेंट दे दिया गया। अब फर्स्ट ईयर के 100 रुपीज पर इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा? 10 रुपीज का। ये 10 रुपीज 100 रुपीज में ऐड हो गया, 110 बना। सेकेंड ईयर 110 तो आया ही आया, प्लस 100 रुपीज का प्रीमियम भी आ गया। सेकेंड ईयर का 100 रुपीज का प्रीमियम, ये वैल्यू अब हो गई 210। अब जो सेकेंड ईयर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वह 210 पर चार्ज किया जाएगा, और 210 का 10% आता है 21 रुपीज। ये 21 रुपीज फिर 210 में ऐड हो गया, ये बना 231। अब थर्ड ईयर 231 तो रहेगा ही, प्लस 100 रुपीज का प्रीमियम भी आ जाएगा, ये हो जाएगा 331। और अब 331 रुपीज पर 10% का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, जो आ जाएगा 33.1। और इसे जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 364.1 रुपीज। तो ये तो हमने देख लिया कि जो एट द एंड ऑफ ईच ईयर से अमाउंट में मिलता है वह 331 रुपीज मिलता है, और जो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर से बेस पर अमाउंट मिलता है वह मिलता है 364.1 रुपीज। अधिक कुछ मिला। हम इसे एट द एंड ऑफ ईच ईयर को कह देते हैं एनुटी रेगुलर, और एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर को कह देते हैं हम एनुटी ड्यू। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम क्या हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक्सप्लेनेशन ही यूज करने वाले हैं? नहीं, एक फार्मूला हमें ऐसा चाहिए जो डायरेक्ट इन्हें कैलकुलेट करके आंसर बता दे। हमें वही फार्मूला सर्च करना है, क्योंकि हम उसी फार्मूले के बेस पर ऐसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वह फार्मूला क्या है अब देखते हैं। एनुटी रेगुलर के अकॉर्डिंगली फार्मूला बनता है A इक्वल्स टू P 1 प्लस I रेज टू पावर n-1 डिवाइडेड बाई I। और ड्यू के अकॉर्डिंगली A इक्वल्स टू P 1 प्लस I रेज टू पावर n-1 डिवाइडेड बाई I इंटू 1 प्लस I। अगर आप इन दोनों फार्मूलेस को कंपेयर करें तो जो फार्मूला एनुटी रेगुलर के लिए बना है, एनुटी रेगुलर के फार्मूले में ही 1 प्लस I से मल्टीप्लाई कर दिया गया, वो फार्मूला ड्यू में कन्वर्ट हो गया। एनुटी रेगुलर का फार्मूला जो बनाया गया उसी में 1 प्लस I से मल्टीप्लाई करने पर यह ड्यू का फार्मूला बन जाता है। अभी हम चेक करेंगे कि क्या फार्मूले से भी आंसर वही पाते हैं जो एक्सप्लेनेशन से पाते हैं, लेकिन उससे पहले इन फार्मूलेज में कौन क्या है पहले वो चेक कर लेते हैं। ए इसमें कहा जाता है अमाउंट ऑफ एन एनुटी, अमाउंट ऑफ एन एनुटी। ये अमाउंट के जगह पर हम फ्यूचर वैल्यू भी कह सकते हैं, अमाउंट कहें या फ्यूचर वैल्यू कहें, मीनिंग एक ही है। पी क्या है? पर एनम, ईच ईयर, एवरी ईयर, डिपॉजिट, इनकम, पेमेंट, ट्रांजैक्शन, जो भी आप चाहें यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं है। ए को हम फ्यूचर वैल्यू कह सकते हैं, लेकिन पी को प्रेजेंट वैल्यू नहीं कहा जाता, यह पर एनम का ट्रांजैक्शन है। आई आर बाई 100। अगर किसी क्वेश्चन में आर की वैल्यू गिवन है 5% पर एनम, तो आई के जगह पर हम लिख लेंगे 5/100 के अकॉर्डिंगली 0.05। जो हम r बाई 100 कहते थे, हम उसी r बाई 100 को अब आई कहेंगे, जो इन फार्मूलेज में यूज होने वाले हैं। तो ये तो हम श्योर हो गए कि एनुटी रेगुलर का फार्मूला ये है, ड्यू का फार्मूला ये है, इसमें कौन क्या है वो भी आपको बता दिया गया। लेकिन अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या जो अभी एग्जाम्पल बताया गया उससे आंसर वही मिल रहा है जो फार्मूले से आना चाहिए?
ऐसा अगर हो गया तो आगे से हम एक्सप्लेनेशन को यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट फार्मूले को यूज करेंगे। लेकिन अगर आंसर फार्मूले से नहीं आया तो हम एक्सप्लेनेशन ही यूज करेंगे। चेक करके देखते हैं। यह है एनुटी रेगुलर। एनुटी रेगुलर में अगर फार्मूला यूज करते हैं तो A इक्वल्स टू P के लिए यूज कर लेंगे 100, 1 प्लस R बाई 100 के जगह पर लिख लेंगे I, मीनिंग 10 बाई 100 दैट इज 0.1 रेज्ड पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.1 इक्वल्स टू 100, 1.1 रेज्ड पावर 3 1.331 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.1, यह आ जाएगा 100, 1.331 माइनस 1 0.331 डिवाइडेड बाई 0.1, यह आ जाएगा 100, 3.31 और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम पा जाएंगे 331। इसकी मीनिंग यह है कि जो आंसर हम एक्सप्लेनेशन से पाते थे वही आंसर हम फार्मूले से भी पा रहे हैं। तो आगे अब हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट हम फार्मूले से ही एनुटी की कैलकुलेशन कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ड्यू के लिए भी कैलकुलेशन करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम रेगुलर की कैलकुलेशन कर चुके हैं और रेगुलर के फार्मूले में और ड्यू के फार्मूले में केवल 1 प्लस आई का ही डिफरेंस है जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तो अगर हम चाहें तो a इक्वल्स टू डायरेक्ट लिख सकते हैं 331 इंटू 1 प्लस आई 1 प्लस 0.1, तो और 331 इंटू 1.1 ये मल्टीप्लाई करने के बाद 364.1 आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर हमने यहां एनुटी रेगुलर की कैलकुलेशन नहीं किया होता तो आप कंप्लीट ड्यू के फार्मूलेस के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन कर रहे होते और तब भी आंसर 364.1 ही आता। तो कंक्लूजन ये मिला कि हमारे एनुटी के पास दो मेथड्स के अकॉर्डिंगली दो फार्मूलेज मिले जिसे हम इस पूरे चैप्टर में यूज करने वाले। एक बार फिर इसे मैं रिकैप कर दूं, एनुटी की कंडीशन क्या है, वह एवरी ईयर ट्रांजैक्शन के साथ होना चाहिए और इक्वल अमाउंट के साथ होना चाहिए, एनुटी मान लिया जाएगा। जब एनुटी की बात चलती है तो यह कैलकुलेशन दो तरह से की जा सकती है, एक एनुटी रेगुलर के अकॉर्डिंगली, एक एनुटी ड्यू के अकॉर्डिंगली। रेगुलर क्या है, जब पेमेंट या ट्रांजैक्शन एट द एंड ऑफ ईच ईयर होगा तो एनुटी रेगुलर लगेगा, जब पेमेंट या ट्रांजैक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर होगा तो वह ड्यू के अकॉर्डिंगली मान लिया जाएगा। इनके फार्मूलेज ये रहे जिससे हम अमाउंट की कैलकुलेशन या फ्यूचर वैल्यू की कैलकुलेशन कर सकते हैं या एवरी ईयर ट्रांजैक्शन की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस पर बेस्ड एक एग्जांपल हम देखते हैं, तब आपको आगे एनुटी पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बताया जाए। उससे पहले एज्यूम करें कोई एक पर्सन, क्वेश्चन ध्यान से सुने, जब भी आप इस वीडियो को देखें तो मेरे स्टेटमेंट सुनने के बाद इसे पॉज कर दें और आप थिंक करें, उसके बाद इसे फिर कंटिन्यू करें। समझे मैं क्या कह रहा हूं। दो फ्रेंड्स हैं ए और बी, स्टेटमेंट पर ध्यान से सुनो, ध्यान रखें। दो फ्रेंड्स हैं ए और बी। ए ने किसी एक बैंक में 100 रुपीज डिपॉजिट किया 4 इयर्स के लिए, बैंक ने उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। एक दूसरा पर्सन बी 100 रुपीज पर एनम बैंक में डिपॉजिट किया 5 इयर्स के लिए, बैंक ने उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। दोनों अलग अलग अपना अमाउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, ए एट द एंड ऑफ 4th ईयर, बी एट द एंड ऑफ 5th ईयर। कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए, यही आप वीडियो को पॉज करके चेक करेंगे। एक बार फिर क्वेश्चन सुने मैं क्या कह रहा हूं। ए ने 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया 4 इयर्स के लिए, बैंक ने इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। बी ने 100 रुपीज पर एनम बैंक में डिपॉजिट किया 5 इयर्स के लिए, बैंक ने इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 10% पर एनम। दोनों अलग अलग अपना अमाउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, एक एट द एंड ऑफ 4th ईयर, दूसरा एट द एंड ऑफ 5th ईयर। अमाउंट के किस फार्मूले को लगाना चाहिए और क्यों। अब जब आप इस स्टेटमेंट को सुनेंगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे दोनों में एनुटी रेगुलर लगा दो, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे एक में एनुटी, एक में एनुटी रेगुलर, दूसरे में एनुटी ड्यू, कुछ और अलग अलग स्टेटमेंट्स कहेंगे।
क्या कहा है मैंने वो मैं लिख दे रहा हूं एक बार। ए ने 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया 4 इयर्स के लिए, बैंक ने इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। बी ने 100 रुपीज पर एनम बैंक में डिपॉजिट किया 5 इयर्स के लिए, बैंक ने इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। मैंने यही कहा है, दोनों अलग अलग अपना अमाउंट जानना चाहते हैं, अमाउंट के किस फार्मूले को लगाना चाहिए और क्यों, ये क्वेश्चन था। अब जरा ध्यान से समझिए, ए ने जो ट्रांजैक्शन किया है उसमें केवल उसने 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया। इसकी मीनिंग उसने एवरी ईयर डिपॉजिट नहीं किया है, उसने 100 रुपीज केवल एक बार डिपॉजिट किया है 4 इयर्स के लिए। जब एक बार डिपॉजिट होता है तो क्या उसमें एन्युटी लगाना चाहिए? नहीं, एक बार डिपॉजिट करने पर सिंगल टाइम ट्रांजैक्शन में एन्युटी नहीं लगता, क्योंकि एन्युटी की डेफिनेशन ही यही है, एवरी ईयर इक्वल अमाउंट। लेकिन अगर हम बी डिपार्टमेंट का अमेंडमेंट देखें तो इसमें 100 रुपीज एवरी ईयर, अब एवरी ईयर है तो एन्युटी तो लगना ही है, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है कि 100 रुपीज उसने एट द एंड ऑफ ईच ईयर किया है या एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, मीनिंग रेगुलर या ड्यू, पता नहीं। मैंने ये भी तो आपको बता दिया कि अगर किसी क्वेश्चन में केवल 100 रुपीज एवरी ईयर की बात हो तो एन्युटी रेगुलर ही माना जाए। अगर 100 रुपीज एवरी ईयर तो मीनिंग 100 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच ईयर, मीनिंग रेगुलर। तो हमें ए के लिए अमाउंट फाइंड करने के लिए कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला लगाना चाहिए और बी के लिए अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें एन्युटी रेगुलर का फार्मूला लगाना चाहिए। अब ये स्टेटमेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, या ट्रिक क्या है वो समझ लेते हैं। इन केस ऑफ सिंगल टाइम ट्रांजैक्शन, इन केस ऑफ सिंगल टाइम ट्रांजैक्शन यूज कंपाउंड अमाउंट फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ फ्यूचर वैल्यू या अमाउंट। क्या कहा मैंने? इन केस ऑफ सिंगल टाइम ट्रांजैक्शन लाइक ए, हम उसमें अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे, बट इन केस ऑफ एवरी ईयर ट्रांजैक्शन, ईच ईयर ट्रांजैक्शन, पर एनम ट्रांजैक्शन, यूज एन्युटी रेगुलर और ड्यू। ये आप चेक करके देखें। तो बी में हमें एन्युटी लगाना चाहिए, रेगुलर लगाना चाहिए, और ए में हमें कंपाउंड अमाउंट लगाना चाहिए। हम इस स्टेटमेंट के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इस स्टेटमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन भी होती है कि हमें क्या लगाना चाहिए। एक सिंपल सा वर्ड एवरी ईयर ट्रांजैक्शन एन्युटी, ये चेक करते हुए रेगुलर या ड्यू। कुछ क्वेश्चंस अब देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन, मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड रुपीज 1000 in a bank for 3 years at the rate of 10% per annum compounded annually, find amount। मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड रुपीज 1000 in a bank, मीनिंग 1000 केवल एक ही बार डिपॉजिट हुआ। अब अगर एक ही बार डिपॉजिट हो रहा है तो हम कंपाउंड अमाउंट ही तो लगाएंगे अमाउंट फाइंड करने के लिए। एन्युटी क्यों लगाएंगे जब इसमें एवरी ईयर ट्रांजैक्शन नहीं हुआ? तो मीनिंग ए के लिए हमें इस फार्मूले को लगाना चाहिए। मैं फार्मूला और उसकी वैल्यू उसको लिख दे रहा हूं, कैलकुलेट मैं करके आपको नहीं बता रहा हूं, ये आप कैलकुलेशन कर लेंगे। पी के लिए 1000, 1 प्लस 10%, 10/100 रेज़्ड टू पावर, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो वैल्यू वही आंसर आपका। सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड रुपीज 5500 इन ए बैंक एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड अमाउंट। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड रुपीज 5500 इन ए बैंक एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर की बात हो रही है, तो एन्युटी रेगुलर ही लगाना चाहिए, और एन्युटी रेगुलर के लिए फार्मूला यूज करेंगे P1 प्लस आई रेज़्ड टू पावर n-1 डिवाइडेड बाई आई, और इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली P के जगह पर आप लिखेंगे 500, 1 प्लस रेट 5% है, 5/100 हो जाएगा 0.05 रेज़्ड टू पावर 3 - 1 डिवाइडेड बाई 0.05।
इसके लिए भी आप कैलकुलेशन कर लेंगे। अगला स्टेप आंसर ये है। आप थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलें। मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड ₹1000 इन ए बैंक एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर की मीनिंग एनटी ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर 4 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो अब अगर ड्यू है तो हमें फॉर्मूला लगाना चाहिए P 1 + R/100, R/100 या I, R लिखते हैं आप, R/100 की जरूरत ही नहीं है। 1 + I raised to power n-1 divided by I। और अच्छे से लिख दिया जाए जिससे कंफ्यूजन ना हो। 1 + I। अब अच्छा लगा। P के जगह पर आप लिख लेंगे 1000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 0.1 रेज़्ड टू पावर 4 - 1 डिवाइडेड बाई 0.1 और 1 + 0.1 ब्रैकेट के बाहर। अब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी वैल्यू वही आंसर। अगला स्टेप आपका आंसर आ जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। फोर्थ, Mr. X deposited ₹1000 in a bank every year at the rate of 10% per annum for 5 years. Find amount. Mr. X deposited ₹1000 in a bank every year. केवल यही है। अब 1000 in a bank every year, every year की मीनिंग इक्वल अमाउंट 1000 every year। एनुटी लगना चाहिए। रेगुलर या ड्यू की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, मीनिंग ना ही ये दिया गया है एट द एंड ऑफ ईच ईयर और ना ही ये दिया गया एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। तो जब कुछ नहीं दिया जाता और हमें हमें केवल एवरी ईयर की इंफॉर्मेशन दी जाती है तो हम एनुटी रेगुलर ही तो लगाते हैं। तो इसमें भी हमें फॉर्मूला जो लगाना चाहिए वो लगाना चाहिए 1 + I raised to power n-1 डिवाइडेड बाई I इंटू P। और इसमें अगर वैल्यूज पुट करें तो P के जगह पर 1000, 1 प्लस रेट है 10% तो 0.1 रेज़्ड टू पावर 5 - 1 डिवाइडेड बाई 0.1। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो भी कैलकुलेट करके वैल्यू पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड ₹500 इन ए बैंक एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर मीनिंग एनुटी ड्यू, ये तो क्लियर हो गया। फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली अब दिया गया है तो हाफ ईयरली की मीनिंग रेट को हम 2 से डिवाइड करेंगे, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चेक कर लेते हैं रेट क्या दिया गया है। R इक्वल टू दिया गया 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली 10%। तो I इक्वल टू क्या हो गया 10/2 × 100। ये कैंसिल करने के बाद आ जाएगा 0.05। ये तो I हो गया। टाइम पीरियड कितना दिया गया है 3 years दिया गया है तो 3 × 2 ये हो जाएगा 6। बिगिनिंग है, फॉर्मूला लगाएंगे A इक्वल टू P 1 + I रेज़्ड टू पावर n-1 डिवाइडेड बाई I 1 + I। P के जगह पर आप लिखेंगे 500, 1 प्लस रेट लिख देंगे 0.05, टाइम पीरियड 6 -1 डिवाइडेड बाई 0.05। ये ध्यान रहे कि जहां भी I है, जो I की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है वह हर जगह यूज करेंगे 1 + 0.05। जो वैल्यू पाएंगे वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड ₹1000 in a bank every year for 5 years at the rate of 10% per annum compounded annually. Find amount if the first payment starting 3 years hence। ये क्वेश्चन देखें। मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड ₹1000 in a bank every year। एवरी ईयर की बात हो गई, मीनिंग एनुटी हो गया। कोई कंडीशन नहीं है, केवल एवरी ईयर की इंफॉर्मेशन है, ना ही एट द एंड ऑफ ईच ईयर या एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। तो क्या लगाना चाहिए एट द एंड के अकॉर्डिंगली अमाउंट एनुटी रेगुलर, अमाउंट ऑफ एनुटी रेगुलर।
लेकिन कंडीशन क्या दी गई है इसी स्टेटमेंट को जरा देखें, इफ द फर्स्ट पेमेंट स्टार्टिंग 3 ईयर्स हेंस। इसकी मीनिंग क्या है? मीनिंग इसकी ये है कि अगर मुझे किसी को 5 ईयर्स तक पेमेंट देना है एवरी ईयर 1000, तो मैंने उससे ये रिक्वेस्ट किया कि भाई मैं फर्स्ट 3 ईयर्स तक पेमेंट नहीं दे पाऊंगा। उसने कहा फिर मुझे कैसे मिलेगा? मैंने कहा भाई 4th ईयर से मैं अगले 5 ईयर्स तक दे दूंगा। उसने कहा ठीक है जी, मुझे लगातार 5 साल मिलने चाहिए। मैंने कहा भाई तुझे 5 साल ही मिलेंगे, 1000 ही मिलेगा एवरी ईयर, लेकिन मैं फर्स्ट ईयर से ना दे करके 4th ईयर से स्टार्ट करूंगा और आगे तक दे दूंगा, और इसमें तुमको इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना प्लीज। उसने कहा ठीक है जी। तो उसे जो मिलेगा वो एवरी ईयर में मिला, 5 ईयर्स तक ही मिला। उसमें जो इंटरेस्ट वह कैलकुलेट करना चाहे कर सकता है, लेकिन फर्स्ट 3 ईयर्स कुछ नहीं हुआ। तो ये स्टेटमेंट केवल कंफ्यूज करने के लिए है, इफ द फर्स्ट पेमेंट स्टार्टिंग 3 ईयर्स हंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि 3 ईयर्स का इंटरेस्ट भी तो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी सोच है, लेकिन अगर हमने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो यह मान लिया जाएगा कि फर्स्ट ईयर 3 ईयर्स में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ना ही कोई इंटरेस्ट चार्ज हुआ। 4th ईयर से इंटरेस्ट भी चार्ज होगा, 4th ईयर से पेमेंट भी दे दिया जाएगा। तो ये अंडरस्टूड है इस क्वेश्चन। तो लगना क्या चाहिए फॉर्मूला? एवरी ईयर की इंफॉर्मेशन तो एनुटी रेगुलर ही लगाना चाहिए, और एनुटी रेगुलर इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई रेस्ट पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। इसके अकॉर्डिंगली पी के जगह पर आप लिखेंगे 1000, 1 प्लस 10% मीनिंग 0.1 रेस्ट पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.1। जो भी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद पाएंगे वही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड रुपीज 500 in a bank every year at the rate of 10% compounded annuity। एवरी ईयर की बात हो गई और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एनुटी रेगुलर लगा दें, क्योंकि मैंने कहा जब कोई कंडीशन नहीं दी जाती एट द एंड या बिगिनिंग की तो एट द एंड मान लिया जाएगा। ठीक है, फाइंड अमाउंट इफ द फर्स्ट पेमेंट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ 3rd ईयर एंड द लास्ट एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। भाई अमाउंट हमें उस केस में कैलकुलेट करना है जब पहला पेमेंट 3rd ईयर के एंड में गया हो, 3rd ईयर के एंड में गया हो, और लास्ट एट द एंड ऑफ 7th ईयर। जरा समझे, मुझे किसी को एवरी ईयर 500 रुपीज बनाना देना था, मुझे किसी को एवरी ईयर 500 रुपीज देना था। मैं जब उससे रिक्वेस्ट किया कि भाई मैं पहले 2 साल तक कोई तुझे पेमेंट नहीं दे पाऊंगा, इसके लिए प्लीज एक्सक्यूज करो मुझे। उसने कहा ठीक है, फिर मुझे पेमेंट कैसे मिलेंगे? मैंने कहा कि भाई तुझे एवरी ईयर ही मिलेंगे, जितना तू टाइम पीरियड करा उतने ईयर से मिलेंगे, लेकिन मैं स्टार्टिंग के 2 साल ना देकर के आगे के 2 साल बढ़ा दूं। उसने कहा ठीक है, मुझे तो भाई लगातार चाहिए उतने पैसे एवरी ईयर। कहा ठीक है, क्योंकि जब भी कोई पेमेंट होता है किसी 2 पार्टी के बीच में एग्रीमेंट की बेस पर ही तो होता है फाइनल, तो वह मान गया। अब क्वेश्चन ये है कि कितने ईयर तक पेमेंट गया? पेमेंट क्या गया? एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, फर्स्ट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, मीनिंग तीसरे साल के एंड में पहला पेमेंट चला गया। और कब तक गया? 7 ईयर्स के एंड तक। तो 3rd ईयर का एक पेमेंट, 4th ईयर का एक पेमेंट, 5th, 6th, 7 मीनिंग 5 ईयर्स तक पेमेंट गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं 7 माइनस 3 4 कर देते हैं, गलत है। 3rd ईयर में एक पेमेंट जा चुका है, फर्स्ट पेमेंट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, 3rd ईयर के एंड में एक पेमेंट, 4th ईयर के एंड में दूसरा पेमेंट, 5th ईयर के एंड में तीसरा पेमेंट, 6th ईयर के एंड में 4th पेमेंट, 7 ईयर्स के एंड में 5th पेमेंट। मीनिंग मुझे जो पेमेंट देना था वो 5 ईयर्स के लिए देना था, लेकिन मैंने पहले के 2 साल हटा करके आगे के 2 साल बढ़ा दिए। तो अब हमें एनुटी रेगुलर ही लगाना चाहिए। ये स्टेटमेंट केवल कंफ्यूज करने के लिए था। इक्वल्स टू P1 प्लस आई रेस्ट टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। P के लिए 500, 1 प्लस 10%, 10% मीनिंग 10 बाई 100, आई की वैल्यू 0.1 रेस्ट टू पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.1। जो वैल्यू पाएंगे वही आपका आंसर। अच्छा, जो ये क्वेश्चंस मैं एनुटी के बता रहा हूं, इससे अधिक क्वेश्चंस एनुटी के बनते नहीं। अमाउंट के लिए, अमाउंट ऑफ एनुटी के लिए इससे अधिक क्वेश्चंस नहीं बनेंगे।
आप इतने की प्रैक्टिस कर लें और किसी क्वेश्चन को अगर ट्राई नहीं भी करते हैं तब भी आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने ये क्वेश्चंस इसीलिए दिया है, हर टाइप के क्वेश्चंस, हर स्टेटमेंट पर बेस्ड, और इसी के लिए मैंने आपको ये सारी स्टेटमेंट्स एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, लास्ट एट द एंड ऑफ ये सारी स्टेटमेंट्स में एक्सप्लेन भी करते चल रहा हूं, जिससे एनुटी के किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कंफ्यूजन ना हो। यह एक क्वेश्चन देखें, व्हाट अमाउंट शुड बी सेट असाइड एट द एंड ऑफ ईच ईयर टू गेट 148,970 एट द एंड ऑफ 8 years at the rate of 5% per annum compounded. What amount should be set aside at the end of each year? यहीं रुक जाए। इसकी मीनिंग क्या है कि कौन सा पेमेंट एवरी ईयर के एंड में हम निकालते रहें या डिपॉजिट करते रहें। व्हाट अमाउंट शुड बी सेट असाइड, एवरी ईयर हम कितना पेमेंट अलग करते रहें जिससे एट द एंड ऑफ इट 8 years 5% इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली 148,970 बन जाए। ये 148,970 क्या है? वह अमाउंट है जिसको पाने के लिए एवरी ईयर का पेमेंट पूछा गया। मीनिंग क्या है इसकी? एवरी ईयर पेमेंट की मीनिंग पी हमसे पूछा गया। क्या पाने के लिए? ए पाने के लिए। ए क्या है? 148,970 है। रेट क्या है? 5%। टाइम पीरियड क्या है? 8 years में। तो मीनिंग, और यह भी देखें एट द एंड ऑफ ईच ईयर, मीनिंग एनुटी रेगुलर का फॉर्मूला। तो ए इक्वल्स टू पी 1 + i रेज़्ड टू पावर n-1 डिवाइडेड बाई आई। ए के जगह पर यह है 148,970 इक्वल्स टू पी हमसे पूछा गया है एवरी ईयर का पेमेंट, 1 प्लस रेट है 5% का, तो यह हो जाएगा 0.05, टाइम पीरियड 8 years -1 डिवाइडेड बाई 0.05, 148,970 इक्वल्स टू पी 1.05 रेज़्ड टू पावर 8। इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 1.05 4 5 6 7 8 1.4774 1.4774 -1 डिवाइडेड बाई 0.05, 148,970 इक्वल्स टू पी, यह आ जाएगा 0.4474 4774। इसमें करेक्शन है। 1.05 रेज़्ड टू पावर 8 की वैल्यू है 1.4774। तो यह हो जाएगा 0.4774 डिवाइडेड बाई 0.05। अब हम क्या करेंगे? 0.4774 को 0.05 से डिवाइड करेंगे और उसे लर्न रखेंगे, जो आएगा उससे 148,970 को डिवाइड कर देंगे। ट्रिक क्या है ये मैंने पहले भी आपको बताया है, एक बार फिर समझ लें। 0.4774 डिवाइडेड बाई 0.05 इक्वल्स टू, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, या तो इसे लर्न रखते हैं, बगल वाले से कहते हैं लर्न रखो, या लिख लेते हैं। आप इन तीनों ना करें, कैलकुलेटर से ही कहते हैं लर्न रखना। ये है मेमोरी प्लस करने से ये लर्न रखेगा। बिना कैंसिल किए 148,970 डिवाइडेड बाई वही मेमोरी आउट करते हैं MRC इक्वल्स टू 15602 15602.22। लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी मीनिंग है 15,602। आप एक बार चेक कर लेंगे, कैलकुलेशन हो सकता है डेसिमल पॉइंट से माइनर डिफरेंसेस आ जाए। 15602.22 अगर इतने रुपीस एवरी ईयर डिपॉजिट करें 8 years तक, तो बैंक हमें 148,970 रुपीस दे देगी। तो इस तरह से आप अमाउंट ऑफ एन्युटी के किसी भी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। आप इन्हें एक बार देख लेंगे, ट्राई कर लेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए।